पिताजी, इस ज़मीन का बँटवारा कर दीजिए, मुझे रुपए की बहुत ज़रूरत है। बड़ी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपयों की ज़रूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ससुर जी की बात सुनकर अनन्या फूट-फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह रोता हुआ देखकर रमेश चंद्र जी बहुत परेशान हो गए। फिर अनन्या ने जो बताया उसे सुनकर रमेश चंद्र जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश चंद्र गुप्ता का छोटा सा परिवार है जिसमें दो बेटे अजय गुप्ता और रोहन गुप्ता, दो बहुएं अनन्या गुप्ता और प्रिया गुप्ता और एक पोता अमित गुप्ता शामिल है। रमेश चंद्र की पत्नी सुधा गुप्ता एक बीमारी के चलते 7 साल पहले यानी 2018 में उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब उनके बड़े बेटे अजय की शादी अनन्या से हो चुकी थी। सुधा जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। रोहन अपनी माँ का बहुत लाडला था, उसे संभालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अनन्या की वजह से वह संभल गया। अनन्या ने रोहन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रोहन का ख्याल रखती थी, इसलिए रोहन अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। सुधा जी को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। अनन्या ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। रमेश चंद्र जी का बड़ा बेटा अजय एक अध्यापक है और उनका छोटा बेटा रोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अनन्या ने भी बीएड कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वह फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा पास कर सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। फिर एक दिन रोहन के लिए रिश्ता आया। रमेश चंद्र जी ने लड़की की फ़ोटो रोहन को दिखाई तो उसने कहा, पिताजी, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम प्रिया है और वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। रमेश चंद्र जी ने कहा, बेटा ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या तुम एक बार हम सबको प्रिया से मिलवा सकते हो? हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं रविवार को उसे यहाँ बुला लेता हूँ, आप सब उससे मिल लीजिए। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं ज़रा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। रमेश चंद्र जी अपने दोस्तों से मिलने चले गए। इसके बाद रोहन अपनी भाभी के पास गया और बोला, भाभी माँ, मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। अनन्या ने पूछा, देवर जी, कौन है जिससे आप मुझसे मिलवाना चाहते हैं? रोहन ने बताया, भाभी माँ, आज पिताजी ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं प्रिया को पसंद करता हूँ, इसलिए पिताजी प्रिया से मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिताजी से मिलवाने से पहले मैं प्रिया को आपसे मिलवा दूँ। आप प्रिया से मिल लीजिए और बताइए कि वह आपको कैसी लगी, उसके बाद ही मैं भैया और पिताजी से मिलवाऊंगा। अनन्या ने कहा, देखो देवर जी, मुझे मिलने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात यही ख़त्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे? जब प्यार किया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर बुला रहा हूँ। ठीक है देवर जी, तुम उसे बुला लो, हम सब उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो, प्रिया के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी, कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। रविवार को प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ रोहन के घर आई। प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी और जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी उसे देखकर सभी को वह बहुत पसंद आई। अनन्या को भी प्रिया से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो गई और कुछ दिनों बाद रोहन और प्रिया की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी इतने भव्य तरीके से हुई थी कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। रोहन सुधा जी का बहुत लाडला था, इसलिए सुधा जी हमेशा चाहती थी कि उनकी शादी बहुत धूमधाम से हो। इसलिए रमेश चंद्र जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छा पूरी की। प्रिया ने छोटी बहू बनकर रमेश चंद्र गुप्ता निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्में पूरी हो गई। इसके बाद रोहन और प्रिया हनीमून के लिए मालदीव निकल गए। दोनों के बाद का घर था, इसलिए पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसे सही करने में अनन्या को लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इस 1 हफ्ते में अनन्या ने पूरे घर को चमका दिया था। रमेश चंद्र जी मन ही मन सोचते थे कि जरूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे जो
उन्हें बड़ी बहू के रूप में अनन्या मिली। अगर कभी अनन्या को किसी की बात का बुरा लगता तो वह अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छे से जानती थी। वह किसी भी बात पर आपा नहीं खोती थी, बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। रोहन और प्रिया अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिन बाद प्रिया अपने मायके चली गई थी और रोहन की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए वह अपने काम पर वापस चला गया। एक दिन अनन्या छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। अजय तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि अनन्या गिर गई है, उसने दौड़कर उसे उठाया और अपने पिताजी को बुलाया। अनन्या को कमरे में ले जाया गया और उसके ऊपर पानी की छींटें मारी गई। थोड़ी देर में अनन्या को होश आ गया। अजय ने पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अनन्या ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा महसूस होता है। अजय ने कहा, चलो अनन्या, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं देते और आगे चलकर वे विकराल रूप ले लेती है। अजय अनन्या को लेकर अस्पताल गया। वहाँ पता चला कि अनन्या माँ बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया। अनन्या ने रोहन को फ़ोन करके बताया कि वह चाचा बनने वाला है। इस बात से रोहन भी बहुत खुश था, लेकिन प्रिया के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश थी। प्रिया जब अपने मायके गई थी तो वहाँ से सीधे बेंगलोर चली गई थी, ससुराल वापस नहीं आई। जब रमेश चंद्र जी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि रोहन के बिना उसका वहाँ मन नहीं लगता, इसलिए वह ससुराल नहीं आएगी, बल्कि सीधे रोहन के पास बेंगलोर जा रही है। जैसा प्रिया ने कहा उसने वैसा ही किया। रमेश चंद्र जी और अजय अपने छोटे मोटे काम खुद कर लिया करते थे, जिससे अनन्या के काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता था। धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक अनन्या के पेट में तेज दर्द होने लगा। अजय तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अजय ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी ताकि अनन्या की देखभाल कर सके। रमेश चंद्र जी ने एक दिन रोहन को फ़ोन किया और कहा, रोहन, प्रिया से कह दो कि 15 दिन की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने अनन्या को पूरी तरह बेड रेस्ट करने को कहा है। इस समय घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है। तुम प्रिया को यहाँ भेज दो। ठीक है पिताजी, मैं प्रिया से कहता हूँ, वह आ जाएगी, कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। प्रिया ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहाँ जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊँ। प्रिया, वह तुम्हारा भी घर है और भाभी भी तुम्हारी अपनी है। अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। रोहन, देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। अगर उन्हें घर में किसी की मदद चाहिए तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते? जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता तब तक मेड रख लो। मुझे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी। मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि मम्मी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बुलाया था, इसलिए मैं भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पिताजी को फ़ोन करके कह दो कि घर पर काम के लिए मेड रख लें। रोहन को प्रिया की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, प्रिया, तुम्हें पता है ना कि माँ की गुजरने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। आज उनकी ज़रूरत है और तुम यह सब कह रही हो। इस बात को लेकर रोहन और प्रिया में थोड़ी बहस हो गई। रोहन ने अपने पिताजी को फ़ोन करके कहा, पिताजी, कुछ क्लाइंट्स बाहर से आ रहे हैं, इसलिए प्रिया को छुट्टी नहीं मिल रही। अगर आप कहें तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। रमेश चंद्र जी ने कहा, बेटा, अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। अगर प्रिया आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो ज़रूरी है। रमेश चंद्र जी समझ गए थे कि प्रिया जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन रोहन कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। रोहन को देखकर अनन्या बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि प्रिया नहीं आई
तो वह उतनी ही उदास भी हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि प्रिया अभी तक इस घर में ज़्यादा रही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। रोहन ने अपनी भाभी माँ से उनके हालचाल पूछे और कहा, भाभी, प्रिया को छुट्टी नहीं मिली इसलिए वह नहीं आ सकी। मैंने यहाँ आने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया था, उससे एक मेड का इंतज़ाम करने को कहा है। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, रोहन बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और कल दोपहर तक आ जाऊँगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। अनन्या की मम्मी ने अनन्या के पापा को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, तुम जल्दी से अनन्या बिटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब देख लूँगा। अगले दिन दोपहर तक अनन्या की मम्मी उसके पास पहुंच गई। अनन्या की मम्मी को देखकर रमेश चंद्र जी की सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी अनन्या बहू की बहुत चिंता हो रही थी। अनन्या की मम्मी उसके कमरे में गई। जब अनन्या ने अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप यहाँ कैसे? और पापा नहीं दिखाई दे रहे? पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई? आपको पता है ना कि पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर आप अकेले कैसे आ गई? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा, अनन्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वह यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप यह बताओ कि आपको किसने फ़ोन किया? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया, फिर आप यहाँ कैसे? बेटा, कल दामाद जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया, इसलिए मैं आ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनन्या ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी रोहन कमरे में आया। उसने कहा, भाभी, मेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा, लगता है 1-2 दिन का समय लगेगा। अनन्या की मम्मी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेड की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक अनन्या को बच्चा नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगी। ठीक है आंटी जी, कहकर रोहन वहाँ से चला गया। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अनन्या को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। अनन्या को ओटी में ले जाया गया और वहाँ उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर खुशियाँ साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग अस्पताल से बाहर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहाँ आ जाओ। प्रिया समझ गई कि रोहन नाराज है। उसने कहा, ठीक है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आती हूँ। प्रिया जब घर आई तो उसे देख अनन्या बहुत खुश हो गई। रमेश चंद्र जी प्रिया को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, प्रिया बहू, तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ ना देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन उन्होंने प्रिया से कुछ नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। अनन्या के बेटे का नाम अमित गुप्ता रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद अनन्या की मम्मी अपने घर वापस चली गई। अब घर की जिम्मेदारी प्रिया पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थी जो अमित की देखभाल के लिए आ जाया करती थी। लगभग 15 दिन तक उन्होंने अमित की मालिश की, उसे नहलाया और उसका सारा काम किया। प्रिया बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेती और फिर तुरंत अनन्या को दे देती। कहती, भाभी, बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब अनन्या धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी। प्रिया ने कहा, भाभी, अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे रोहन के साथ बेंगलुरु वापस जाना होगा। अनन्या ने कहा, प्रिया, तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन ने तुरंत कहा, भाभी, आपको धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं, आपने भी तो मेरा ख्याल रखा था। क्या मैंने आपको कभी धन्यवाद कहा? तो फिर आप प्रिया को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? आखिर प्रिया भी तो इस घर की सदस्य है। रमेश चंद्र जी ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो दूसरा कौन करेगा? प्रिया मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहाँ से जाऊँ और अपनी पैकिंग शुरू करूँ। लेकिन
इनके प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी प्रिया ने कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। अनन्या ने कहा, प्रिया जाओ तुम अपनी पैकिंग कर लो। प्रिया वहां से चली गई, लेकिन रोहन अपनी भाभी की गोद में सिर रखकर लेटा रहा। भाभी माँ, अमित के आने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो तुम ही रहोगे। रमेश चंद्र जी सोच रहे थे, कितना खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे माँ का प्यार दिया। रमेश चंद्र जी वहाँ से चले गए। प्रिया की पैकिंग हो गई थी, शाम को उनकी फ्लैट थी, इसलिए वे दोनों तैयार हो गए। अनन्या अमित को गोद में लिए हॉल में आई। रोहन ने उसे गोद में लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेला। फिर उसने कहा, भाभी अब हमें निकलना होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। रोहन ने कैब बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अजय ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़ा ली थी। रमेश चंद्र जी अमित के साथ खेलते रहते थे और अनन्या धीरे धीरे घर के काम करने लगी थी। अजय भी घर के कामों में अनन्या की मदद कर देता था। धीरे धीरे अमित 1 महीने का हो गया और अनन्या भी लगभग स्वस्थ हो गई थी, इसलिए अजय स्कूल जाने लगा। क्योंकि उसकी 1.5 महीने की छुट्टी हो चुकी थी, अनन्या ने एक बार फिर घर को पूरी तरह संभाल लिया। रमेश चंद्र जी और अजय ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। प्रिया साल में 1 बार ही आती थी, वह भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, लेकिन रोहन साल में 2 बार तक मिलने आ जाया करता था, जो अनन्या को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अमित 7 साल का हो गया। इधर बेंगलुरु में रोहन और प्रिया भी माता पिता बन गए। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था रीना। कहते हैं, सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अनन्या अब अमित में व्यस्त रहने लगी थी। रमेश चंद्र जी के लिए तो अमित एक खिलौना था। वह दिन भर उसके पीछे भागते रहते थे और अमित अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी अनन्या अमित को डांट देती थी कि वह अपने दादाजी को इतना परेशान ना करे। जब अमित नहीं मानता तो अनन्या कहती, पिताजी आप अमित के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो। मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते देखा है, आपके पैर दर्द करने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? रमेश चंद्र जी कहते, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ बैठकर खेलूंगा। जब रोहन प्रिया और रीना के साथ घर आता तो अमित रीना के साथ खेलने की जिद करता, लेकिन प्रिया रीना को अमित के साथ ज़्यादा देर तक खेलने नहीं देती थी। इस बात से रमेश चंद्र जी को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वह अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन प्रिया ज़्यादातर रीना को अपने पास ही रखती थी। जब वे लोग चले जाते तो कुछ दिनों बाद रमेश चंद्र जी सब भूल जाते और सामान्य हो जाते थे। अनन्या ने प्रिया को कई बार समझाने की कोशिश की, प्रिया जब तुम यहाँ आती हो तो रीना को उसके दादाजी के साथ खेलने देना। वैसे तो रीना हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, 2-4 दिन के लिए ही तो तुम यहाँ आती हो, तब भी तुम रीना को अपने से चिपकाए रखती हो। प्रिया अनन्या की बात सुनकर गुस्सा हो जाती और कहती, भाभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी रीना किसके साथ खेलेगी किसके साथ नहीं। मेरी बच्ची है, मैं उसका ध्यान रखना अच्छे से जानती हूँ, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप अपना देखो, मैं अपना देख लूँगी। यह सुनकर अनन्या चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। अमित अब 14 साल का हो गया और रीना 10 साल की हो गई। एक दिन रमेश चंद्र जी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ थाईलैंड जा रहे हैं। यह सुनकर अनन्या थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं? रमेश चंद्र जी बोले, बहू तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? वह मेरा दोस्त है ना प्रकाश, वह बहुत जिद कर रहा है और थाईलैंड घूमने का मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पिताजी, कब जाना है? 2 दिन बाद जाना है, 2 दिन बाद। रमेश चंद्र जी अपने दोस्त प्रकाश के साथ थाईलैंड चले गए। एक दिन अजय स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अनन्या उसे लेकर अस्पताल गई। वहाँ कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि अजय को ब्रेन कैंसर है।
इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली दी कि यह अभी फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए अजय को बचाया जा सकता है। अनन्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोनों अस्पताल से घर आ चुके थे। अनन्या ने कहा, अजय, अब हमें पिताजी को बताना पड़ेगा। अजय ने कहा, अनन्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी पिताजी को कुछ मत बताना। उनके आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो। उसके बाद वैसे भी वे परेशान होने वाले हैं। अनन्या ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अनन्या ने अजय से पूछा, अजय, हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तुम्हें तो पता है कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपये लगते हैं। हमें उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। अजय ने कहा, अनन्या, मैं जितना कमाता हूँ उतना घर में खर्च हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अजय, डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेशन में कम से कम 22 लाख रुपए लगेंगे। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अनन्या और अजय के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने रोहन को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन रोहन ने नहीं, प्रिया ने उठाया। अनन्या ने प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया ने कहा, भाभी, हमारे पास तो बिल्कुल रुपये नहीं हैं। बेंगलुरु में रहना बहुत मुश्किल है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। माफ़ कीजिए भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी, आप एक काम करो, पिताजी से कह दो कि वह जो कानपुर वाली 1 बीघा ज़मीन है उसका बंटवारा कर दें और दोनों भाइयों के नाम कर दें। आप उस ज़मीन का आधा हिस्सा बेच देना, उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इलाज के दौरान ज़रूरी तो नहीं कि 22 लाख रुपए ही लगें। पता नहीं कितने रुपए लग जाएंगे। मेरी राय मानो भाभी, तो आप पिताजी से कह दो कि वह इस ज़मीन का बंटवारा कर दे। अनन्या ने कहा, प्रिया, रोहन आए तो एक बार मेरी उससे बात करवा देना। भाभी, इसमें रोहन से बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपए हैं या नहीं। प्रिया की बातें सुनकर अनन्या को बहुत तकलीफ़ हुई। प्रिया इतनी कठोर कैसे हो सकती है, यह वह समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने अजय को 1 हफ्ते की दवा दी थी। 1 हफ्ते की दवा खाने के बाद अजय को काफ़ी आराम था। 1 हफ्ते बाद जब अजय डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लो। जी डॉक्टर साहब, 2 दिन बाद पिताजी आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन बाद रमेश चंद्र जी घर वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अनन्या के चेहरे पर रमेश चंद्र जी ने एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। अमित थोड़ी देर तक अपने दादाजी से थाईलैंड के बारे में पूछता रहा, फिर सोने चला गया। उसके जाने के बाद रमेश चंद्र जी ने कहा, अनन्या बहू, क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो और मैंने देखा अजय भी बहुत परेशान है। कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ ना। अजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। जैसे ही रमेश चंद्र जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। अनन्या ने देखा कि रमेश चंद्र जी के चेहरे से पसीना आने लगा। उसने तुरंत कहा, पिताजी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। ऑपरेशन हो जाएगा तो अजय पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। रमेश चंद्र जी और अजय अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन अनन्या अपने पिताजी को धर बंधा रही थी। रमेश चंद्र जी ने अजय की सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। रमेश चंद्र जी के दोस्त प्रकाश जी ने वह सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब प्रकाश जी के बेटे ने थाईलैंड के कैंसर स्पेशलिस्ट को यह रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रमेश चंद्र जी को थोड़ी तसल्ली हुई। अनन्या के मन में अभी भी पैसे का इंतजाम करने की बात चल रही थी। उसने अभी तक अजय को नहीं बताया था कि प्रिया ने उससे क्या कहा था। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, रोहन का अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया? क्या उसे अपने भाई की ज़रा भी फ़िक्र नहीं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि रोहन इतना बदल जाएगा। अगले दिन अजय स्कूल चला गया। अनन्या ने रमेश जी से कहा, पिताजी, वह जो अपने कानपुर वाली ज़मीन रोहन और अजय के लिए ली थी उसका आधा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। यह सुनकर रमेश चंद्र जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए ज़मीन
बाँटने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं ज़िंदा हूँ, अपने बेटे का इलाज मैं खुद कर सकता हूँ और यह ज़मीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो यह कभी नहीं आ सकता। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जो भी बताना है सच बताना। अनन्या ने सारी बात बता दी। रमेश चंद्र जी ने कहा, बहू तुम्हें पता है पिछले 17 साल से जब से अजय की नौकरी लगी है उसने मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने उसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। मेरी सारी पेंशन मेरे अकाउंट में पड़ी है और बहू तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज 20 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी को आज भी 80,000 रुपये पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अजय का इलाज मैं करवाऊंगा। मेरा बेटा है वह। और रही बात रोहन की, तो अब उससे मैं बात करूंगा। तुम्हें मेरे और रोहन के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। रमेश चंद्र जी ने रोहन को फ़ोन करके सब कुछ बताया। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी प्रिया ने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रिया ने अभी तक जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन यह बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। और पिताजी मेरे अकाउंट में अभी 14 लाख रुपए पड़े हैं। फिर प्रिया ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपये नहीं हैं? रोहन ने अपने पिताजी का फ़ोन काट दिया। वह कमरे में गया और प्रिया से बोला, प्रिया तुम्हारे पास भाभी का फ़ोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? रोहन ने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल गया। उसने प्रकाश अंकल को फ़ोन किया और उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फ़ोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां अजय की रिपोर्ट दिखाई गई थी। थाईलैंड के डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ जाइए, हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जल्दी आ सके तो और अच्छा। अगले दिन रोहन अपने घर के सामने खड़ा था। अनन्या ने जैसे ही रोहन को देखा वह उसके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। रोहन अपनी भाभी के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। अनन्या ने रोहन के लिए चाय बनाई। रोहन ने चाय पी और कहा, भाभी भैया का सामान पैक कर दो। मैंने थाईलैंड में डॉक्टर से बात कर ली। हम लोग कल ही थाईलैंड के लिए निकल रहे हैं। रमेश चंद्र जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? रोहन ने बताया कि उसके अकाउंट में 14 लाख रुपए हैं, बाकी वह अरेंज कर लेगा। रमेश चंद्र जी बोले, बेटा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जितने ज़रूरत हो मुझे बता देना। अगले दिन अजय, अनन्या और रोहन थाईलैंड के लिए निकल गए। अजय का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। यह सुनकर रोहन और अनन्या खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अनन्या ने तुरंत घर पर पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी ऑपरेशन सफल हो गया। अब अजय की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 15 दिन बाद रोहन और अनन्या अजय को लेकर भारत लौट आए। सभी लोग अजय को देखने आ रहे थे। 2 दिन बाद प्रिया, रीना और अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा रमेश चंद्र जी ने खोला। प्रिया को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, प्रिया तुम्हें इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए। आप लोग आएं और अजय से मिल लीजिए, लेकिन अपनी बेटी से कह दीजिए कि वह बेंगलुरु वापस लौट जाए। मैं पहले से जानता था कि प्रिया पत्थर दिल है, लेकिन वह इतनी पत्थर दिल है यह मैं नहीं जानता था। वह बेंगलुरु में रोहन के साथ आराम से रहे, उसे इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। प्रिया के माता पिता ने रमेश चंद्र जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब इस बार मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पिताजी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी पीछे से अनन्या ने कहा, पिताजी प्रिया को माफ़ कर दीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अनन्या बहू, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अब सब ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। अजय ने भी कहा, पिताजी माफ़ कर दीजिए, घर में आने दो। अजय ने ठीक होने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से अजय के ऑपरेशन को आज 12 साल हो गए। अजय बिल्कुल स्वस्थ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो इससे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।